हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्रोग्राम की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का संग्रह कर रहे हैं, इसके आज के क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सऊदी अरामको कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन गई है? वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहला तो सऊदी अरामको कंपनी जो है ये क्या है? सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है जो कि 2017, 18 और 19 तक जो है क्या रही? टॉप कंपनी रही है, लिस्टेड कंपनी, सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी रही है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है एप्पल के शेयर्स इतने ज्यादा बढ़ गए, 44% बढ़ोतरी हो गई एप्पल के शेयर्स के अंदर, तो एप्पल कंपनी जो है वो टॉप में पहुंच गई। और एप्पल की जो अगर मार्केट कैपिटल की बात करें, यानी बाजार पूंजी की बात करें, तो अभी इसकी एप्पल की हो गई आपकी 1.85 के आसपास या 1.84 के आसपास, और जो आपकी ये अरामेको है इसकी 1.76 जो है ट्रिलियन डॉलर रह गई है। समझ रहे हो? तो एप्पल जो है इसकी 1.84 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है नेट कैपिटल हो गई। इसके अंदर 44% जो है बढ़ोतरी हो गई अभी पिछले इस लॉकडाउन के अंदर। तो बाकियों को दिक्कत आ रही थी, इसकी बढ़ोतरी हुई है शेयर्स के अंदर। तो ये जो है टॉप लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। और इसका जो है अगर सऊदी अरामको की बात करें तो इसका जो मार्केट कैपिटल या बाजार पूंजी जो है टोटल कितना है? 1.676 ट्रिलियन डॉलर। 1.76 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इसका है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर बात करें एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी जो है अभी सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एप्पल। इसके अलावा अगर बात करें एप्पल, तो एप्पल कंपनी कौन है संस्थापक, कौन है इसके सीईओ? तो एप्पल के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्टीव जॉब्स जो है। इसके अलावा हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। अमेरिकी कंपनी जो एप्पल है, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, और ये अभी टॉप पे चली गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर, राइट। तो पहले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो एप्पल हो गया, राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकन या पहला कवक पार्क विकसित किया है? लाइकन या कवक पार्क जो है ये विकसित किस राज्य ने किया है, ये बात पूछ रहा है आपसे। तो बता दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, किस राज्य ने किया है फर्स्ट लाइकन पार्क? तो उत्तराखंड के पिथौरगढ़ जिले में मनुष्यारी गांव के अंदर, ठीक है ना, उत्तराखंड के पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मनुष्यारी गांव के अंदर ये पहला इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क बनाया गया है। लाइकन्स की अगर बात करें तो हिमालय में 5000 मीटर की ऊंचाई तक जो है लाइकन्स पाए जाते हैं। कहां तक? हिमालय में 5000 मीटर की हाइट तक लाइकन्स या ये कवक आपके पाए जाते हैं। और लाइकन्स और कवक जो है ये एक तरह से बायो इंडिकेटर है, ठीक है। क्या है ये? इंडिकेटर स्पीसीज है, सॉरी, इंडिकेटर स्पीसीज है ये। और इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती है और ये क्यों बनाया गया फर्स्ट जो है आपका लाइकन पार्क, इन दोनों चीजों को समझो। देखिए क्या है कि ये जो लाइकन्स है इनका पार्क बनाने का मकसद यही है कि इनके लिए क्यों बनाया गया ये, इसके पीछे मकसद है कि जो लाइकन्स है इनकी प्रजातियों का वितरण किस प्रकार से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है कहाँ कैसे होता है। इसके अलावा उनके निवास और जलवायु जो क्लाइमेट इफेक्ट करता है उनको, वो किस प्रकार के जो फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, उन सभी जो कारक है या फैक्टर्स है उनकी स्टडी करने के लिए, जो भी चीज़ें उनके लिए खतरा बन रही है उन सब के बारे में स्टडी करने के लिए जो है एक तरह से इस पार्क का डेवलप किया गया है। उनके निवास के बारे में, उनका जो रहने का जो सिस्टम है उनके बारे में, इसके अलावा जो क्लाइमेट किस तरह का उनको चाहिए, मैं बेसिकली वो तमाम चीज़ें। लाइकन्स है क्या? बेसिकली लाइकन जो है एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसका? एल्गी एंड फंगस का। एल्गी एंड फंगस का सिम्बायोटिक जो है, सिम्बायोटिक यानी सिम्बायोटिक मीन एसोसिएशन, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसका? एल्गी एंड फंगस, राइट। यानी ये दोनों से मिलकर बना हुआ एक तरह से, सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं बताऊं तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी एंड फंगस का, लाइकन जो है। और लाइकन मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक तरह से क्या है, एक इंडिकेटिव स्पीसीज का काम करता है। इंडिकेटर स्पीसीज या इंडिकेटिव स्पीसीज होती क्या है? क्या होती है इंडिकेटिव स्पीसीज? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंडिकेटिव स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है कि
जिसके होने से या जिनके ज्यादा होने से, यानी अगर मैं इंग्लिश भाषा में बताऊं, वंस हुज प्रेजेंस, अब्सेंस और अबंडेंस रिफ्लेक्ट्स ए स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी उसकी कमी, उसकी ज्यादा मात्रा और उसकी बहुत ज्यादा मात्रा, ऐसी स्थिति होने पर कोई स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन पैदा होती है या वहां पर कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है, कुछ ना कुछ इस प्रकार का जो है घटना घटती है, तो ये चीज जो है ये इंडिकेटिव स्पीसीज होती है। उदाहरण की तरह बात करते हैं हम लोग, क्या है इंडिकेटिव स्पीसीज में? इंडिकेटर स्पीसीज में अगर बात करें तो फ्रॉग एंड क्रो। फ्रॉग एंड क्रो क्या है? फ्रॉग एंड क्रो भी आप एग्जाम्पल लें तो फ्रॉग एंड क्रो के अलावा क्रो एंड रेट्स की अगर बात करें तो फ्रॉग तो छोड़िएगा, क्रो एंड रेट्स किस चीज के इंडिकेटर स्पीसीज है? क्रो एंड रेट्स जहां होंगे इसका मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन, तो क्रो एंड रेट्स इंडिकेटर स्पीसीज है किस चीज के? अनहाइजीनिक कंडीशन होगी उस क्षेत्र में, उस एरिया में जहां पर क्रो एंड रेट्स होंगे। उसी प्रकार टाइगर एक इंडिकेटर स्पीसीज है। टाइगर इंडिकेटर स्पीसीज कैसे? अगर एक टाइगर जो है किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, अगर टाइगर हेल्दी है, इट मींस द एंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज हेल्दी। समझ रहे हो? क्योंकि चेन के अंदर टाइगर को खाने को मिल रहा है, इसका मतलब सब कुछ उस एरिया के अंदर है। तो इस प्रकार से इंडिकेटर स्पीसीज, लाइकन भी इंडिकेटर स्पीसीज है। इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है ये काम किया है। उत्तराखंड ने दूसरी राजधानी बनाई थी अपनी, उसका नाम कमेंट में जो है लिखोगे आप लोग। उत्तराखंड राज्य की सेकंड कैपिटल जो है उसने कौन सी बनाई थी अभी अभी, इसका नाम आपको कैपिटल के अंदर आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो आपका फर्स्ट लाइकन पार्क के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, राइट। तो कहां पर? उत्तराखंड, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बॉम्बे, उत्तराखंड जो इसका करेक्ट आंसर है, राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है? स्पाई क्या होता है? जासूसी। तो पूछ रहा है ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट जो है किस जो है देश ने लॉन्च किया, ये बात पूछ रहा है। तो ओफेक 16 से पहले जो है उसने ओफेक 11 भी लॉन्च किया था, स्पाई सैटेलाइट, ठीक है। तो ओफेक 16 जो है वो किसका स्पाई सैटेलाइट है, ये आपसे पूछ रहा है। 2016 में उसी देश ने ओफेक 11 सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, जो एक स्पाई सैटेलाइट था। स्पाई माने जासूसी करना, ठीक है। और जासूसी कहां करेगा मैं वो भी बता देता हूं, फिर आप लोग आंसर शायद करेक्ट दे दें। जासूसी कहां? ईरान का जो आपका ईरान का जो परमाणु बेस है, जो न्यूक्लियर बेस है ईरान का, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, जहां पर उसका मिसाइल टेस्टिंग या मिसाइल प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम होते हैं, उन पर नजर रखने के लिए है ये। तो कौन सा देश होगा? अब अंदाजा लगाओ तुम लोग। ओफेक 16, तो ये बाजू में है इजराइल, ठीक है। इजराइल जो है, इजराइल ने किया है ओफेक 16, इससे पहले ओफेक 11 किया था इसने। ओफेक 11 किया था 2016 में, और अब जो है कौन सा किया है? ओफेक 16। ये किस लिए है? एक सैटेलाइट है जो कि स्पाई सैटेलाइट जो हम लोग आसपास के एरिया के अंदर जासूसी के लिए सैटेलाइट छोड़ते हैं, वो सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट कहलाते हैं। तो ये आपका किसका है? ये आपका है इजराइल का। इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ा गया है, सवित रॉकेट के द्वारा। जिस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है ये कौन सा है? सवित रॉकेट। सवित रॉकेट के द्वारा जो है इसको छोड़ा गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पामाचिम करके जो है, पामाचिम एयरबेस जो वहां से छोड़ा गया है सावित रॉकेट से। तो ओफेक इतना याद रखना है आपको, क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट मिलेगा। ओफेक 16 किस प्रकार का सैटेलाइट है? स्पाई, और किस देश का है? तो इजराइल। क्लियर, एकदम इजी। तो सवित रॉकेट के द्वारा इसको छोड़ा गया। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है इसमें? इजराइल के बारे में बात करें, इजराइल का कैपिटल क्या है? इजराइल का कैपिटल यरूशलेम, ठीक है। यरूशलेम जो है इजराइल का कैपिटल, यरूशलेम कैपिटल है, ठीक है। और इजराइल शेकेल जो है, वहां की मुद्रा क्या है? इजराइल शेकेल मुद्रा। इजराइल शेकेल जो है वो वहां की करेंसी है। और अगर बात करें इजराइल का प्रेसिडेंट कौन है, तो रियूवेन रिवलिन। रियूवेन रिवलिन जो है वहां के प्रेसिडेंट है, रियूवेन रिवलिन ये वहां के राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री वेरी वेरी फेमस, तुम लोगों को पता ही है। कौन है प्राइम मिनिस्टर वहां के? तो प्राइम मिनिस्टर है वहां के बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, नेतन्याहू। तो ये वहां के प्राइम मिनिस्टर। तो ये कुछ एक बातें जो आपको इजराइल के बारे में ध्यान रखनी है। क्या भारत की भी कोई स्पाई सैटेलाइट है? इंडिया इज ऑल्सो हैविंग स्पाई सैटेलाइट, देयर इज नो डाउट। इंडिया की कौन सी है?
इंडिया की अभी 2019 के अंदर इंडिया ने एक स्पाई सैटेलाइट छोड़ा था जिसका नाम था रिसेट, RISAT, रिसेट यानी RI सैटेलाइट। RI क्या होता है? राडार इमेजिंग, राडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये इंडिया की स्पाई सैटेलाइट है और ये चौथी सैटेलाइट है इंडिया की। 3 इससे पहले भी रिसेट की 3 सीरीज पहले छोड़ चुका है। रिसेट जो 1, रिसेट 2, इसके अलावा रिसेट 2B। अब जो छोड़ी है वो है रिसेट 2BR, रिसेट 2BR। ये जो है अभी छोड़ी है राडार इमेजिंग सैटेलाइट 2019 के अंदर PSLV C48 का यूज करके। और PSLV C48 जो है ये PSLV जो आपकी सीरीज है, PSLV सीरीज समझते हो ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट सीरीज है, इसकी 50वीं फ्लाइट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि 50 जो है सैटेलाइट कंप्लीट का जो है आपकी सीरीज पूरी कर चुका है 50 की ये, और 50वीं जो है वो कौन सी है? PSLV C48 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 50वीं है ये C48, जिसके द्वारा क्या छोड़ा गया था? आपका RISAT 2BR छोड़ा गया था, राडार इमेजिंग, राइट। तो ये आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ध्यान रखना है इंडिया का। इसके अलावा RISAT जो 2 है, रिसेट 1 और रिसेट जो आपका 2B जो है, ये इंडिया ऑलरेडी छोड़ चुका है। तो इंडिया की ये वाली है, ठीक है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया था 2019 में। और OFAC 11 OFAC 16 किसकी है? जो अभी हाल ही में छोड़ी गई, ये इजराइल की है। करेक्ट है ये, तो C इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइएगा शाबाश, कौन बने हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगेन आज वाले क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे हैं मुझे, बड़े इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट, इजी एंड इंपॉर्टेंट, राइट। सो बताइएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, शॉर्टली नोन एज NDB। तो कौन बने हैं NDB के नए अध्यक्ष? बताइएगा। NDB आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक्चुअल में ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं इसको। जो ब्रिक्स कंट्री है, जो ब्रिक्स देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 समूह जो है इन लोगों ने बनाया था आपका जुलाई 2014 के अंदर जो है ब्रिक्स, ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया था जुलाई 2014 के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज ने। जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे देश है, वर्ल्ड बैंक जैसे जो आपके जो बड़े बैंक्स हैं, इनको टक्कर देने के लिए एशिया के देशों के अंदर या फिर अपने लिए जो है एक तरह से इन्होंने ब्रिक्स देशों ने किया था ये। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जुलाई 2014 में ब्रिक्स। तो प्रेसिडेंट कौन है बता दो फटाफट से, हु इज द प्रेसिडेंट जो अभी नए बने हैं? तो देखिएगा जुलाई 2014 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये बात हुई थी कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? NDB का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है आपका संघाई के अंदर, और संघाई कहां है? चाइना के अंदर। लेकिन हेडक्वार्टर वहां बना था, बट इसके अंदर एक क्या था, जो पहला प्रेसिडेंट था, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था इसका, वो भारतीय था। कौन था? वो था KV कामत। KV कामत जो है वो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके। और उसके बाद अभी कौन बन गए हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो फिर KV कामत जो है फर्स्ट थे, अब कौन हो गए इसके नए अध्यक्ष, ये बात आपसे पूछिए, बताइएगा। तो अभी इसके नए अध्यक्ष है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके नए अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है अभी? अब हमारा अध्यक्ष तो नहीं रहा, तो उपाध्यक्ष अभी भी इंडिया का है। इसका उपाध्यक्ष है इंडिया का, कौन है? अनिल किशोर। अनिल किशोर जो है ये इंडियन है, जो कि अभी इसके क्या है? उपाध्यक्ष है, राइट। तो ये तमाम चीजें न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में ध्यान रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में कई परियोजनाओं को भी जो है पैसा दिया है, उसके लिए पैसा दिया है। तो उनके द्वारा न्यू डेवलपमेंट NDB के द्वारा पैसा देके कौन कौन सी परियोजना चल रही है भारत में? तो एक तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए $100 मिलियन दिए थे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो आपका चल रहा है प्रोजेक्ट, उसके लिए $100 मिलियन जो है ब्रिक्स बैंक ने दिए। इसने NDB बैंक या ब्रिक्स बैंक एक ही बात है, तो इसने दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मुंबई परिवहन परियोजना, ठीक है, मुंबई शहरी परिवहन योजना जो है, परिवहन परियोजना जो है उसके लिए दिए हुए थे, ठीक है। तो ये जो है उसने दिए हुए हैं $500 मिलियन उसके लिए। इसके लिए मणिपुर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता जो अभियान है
उसके लिए दे रखे हैं $312 मिलियन। तो इस प्रकार से कई परियोजनाओं के अंदर जो है ब्रिक्स ने हमें पैसा दिया है। तो ब्रिक्स के अंदर एक चीज है, ब्रिक्स के अंदर जो 5 देश है उन पांचों का इक्वल वोटिंग राइट है। बाकी संस्थाओं में क्या होता है, जो ज्यादा पैसा वहां देगा उसका वोटिंग राइट जो है ज्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर 20-20% पांचों देशों का हिस्सेदारी है और पांचों का इक्वल वोटिंग राइट है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रिक्स बैंक ने जो है मणिपुर आपकी जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना है उसको भी $312 मिलियन दे रखा है। इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है उसमें $100 मिलियन दे रखा है। देन अगर आपका बात करें ये आपकी मुंबई शहरी परिवहन परियोजना जो है उसके अंदर भी $500 मिलियन दे रखा है। तो ये तमाम बातें आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये था न्यू डेवलपमेंट बैंक। नए अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो या मार्कोस ट्राइजो याद रख सकते हो आप लोग, जैसा भी उचित लगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? बताइएगा। सागरमाला, भारतमाला, एक्सप्रेसवे विकास परियोजना, इनमें से कोई नहीं। कौन सी परियोजना के तहत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे किस परियोजना के तहत किया जा रहा है? बताओ फटाफट से आंसर। एक्सप्रेसवे विकास परियोजना या सागरमाला या भारतमाला या कोई सी भी नहीं। देखिएगा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है अभी कौन है? नितिन गडकरी है। और भारत में एक परियोजना चल रही है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना क्या है? भारत को माला पहनानी है। कैसे पहनाओगे भारत को माला? देखिएगा, दिस इज योर इंडिया। इसको माला कैसे पहनाओगे? यहां गुजरात से शुरू होके और ऊपर इस टाइप से जो है, इस तरह से, ये गुजरात से ऊपर की तरफ जाओगे, राजस्थान, पंजाब, इस प्रकार से जो है यहाँ से, और फिर ऊपर वाले इन नॉर्थ स्टेट से होते हुए फिर इधर जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से म्यांमार तक, ये पूरा का पूरा जो है इस प्रकार से यहाँ पर 51,000 किलोमीटर का जो है 51,000 किलोमीटर लंबा जो है रोड नेटवर्क खड़ा करना है भारत ने। 51,000 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क जो खड़ा करना है भारतमाला परियोजना जो है उसके तहत करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतमाला परियोजना है ये। कौन सी है? भारतमाला परियोजना। तो ये ध्यान रख लेंगे। अब दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो है इसको किया जा रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा, ठीक है। दिल्ली अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर फिर कटरा। ये एक्चुअल में क्या है आपका 727 किलोमीटर लंबा रूट था। कटरा ज्यादातर क्यों जाएंगे लोग? कटरा किस लिए जाते हैं? वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी जाने के लिए जो है लोग काफी जाते ही जाते हैं। तो 727 किलोमीटर लंबा रूट है ये, और इसको जो है ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो ये रह जाएगा मात्र 588 किलोमीटर का। तो टाइम सेविंग होएगा, फ्यूल सेविंग होएगा, कई बेनिफिट है इसके। और तो एक्सप्रेसवे इसलिए बनाया जा रहा है, 528 किलोमीटर जो है दूरी रह जाएगी। इसके अलावा और क्या है? अभी भी जो है वंदे भारत, दिल्ली से कटरा जो है वंदे भारत ट्रेन भी चल रही है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन का वैसे किराया भी फिक्स कर रखा है अभी, शायद 1600 के आसपास मिनिमम है और मैक्सिमम 3000 के पास जो है रेंट किराया है उसका, ट्रेन का चार्ज है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है, अगर 10 लोग जा रहे हैं किसी घर से, 5 लोग जा रहे हैं किसी फैमिली से, तो काफ़ी हो जाता है। तो ये एक्सप्रेसवे रोड के द्वारा जो है जाना थोड़ा सा और ईजी रहेगा। तो ये चीज़ कर रखी है जो है आपकी भारतमाला परियोजना के तहत हम लोग दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन थोड़ी सी महंगी है, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो वो वंदे भारत ट्रेन भी जाती है दिल्ली से कटरा, राइट। इसके अलावा मैं एक बात करा रहा था कि जो एक्सप्रेसवे जो है, एक्सप्रेसवेज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है रोड्स में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर रोड्स है, और भारत रोड्स के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। चाइना से भी आगे है भारत, चाइना चौथे स्थान पे है। लेकिन जब बात एक्सप्रेसवे की आती है तो भारत में एक्सप्रेसवे नहीं है। हम लोगों ने कच्चा पक्का सारा, जैसा भी रोड लग रहा था हम लोगों को कच्चा, कहीं पैदल जाने का रास्ता उसको भी रोड बता के लंबा लंबा रोड बता दिया। ऐसे नहीं होता ना। एक्सप्रेसवेज, एक्सप्रेसवेज के मामले में आप कितना हो? बहुत ही ज्यादा कम। एक्सप्रेसवेज इंडिया में बनाने पे किसी का फोकस ही नहीं है, लेकिन अब फोकस हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्रेसवेज पे फोकस कर रही है। यूपी और महाराष्ट्र जो है, ये गवर्नमेंट खुद स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी कोस्ट पे एक्सप्रेस से क्रिएट कर रही है, बाकी कोई गवर्नमेंट एक्सप्रेसवेज नहीं कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें तो थी आपको ध्यान रखने वाली वैष्णो देवी के लिए। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो है कहाँ है? ये यहाँ से यहाँ तक है, जो कि भारतमाला परियोजना के तहत जो है डेवलप किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 5 जून को बनाया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर जो अदर थिंग्स है इंपॉर्टेंट वो है। इसके अंदर जो बाकी की टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के लिए एक नई चीज और जुड़ी हुई इसके अंदर, तो उस पर बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया गया है? तो 5 जून। ये आंसर मैं दे देता हूं, आप लोगों को बताइए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1974 से। 1974 से क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि यूएनसीएचई कब हुआ था? 1972 के अंदर। क्या है यूएनसीएचई? ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या है? यूएन से यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट या ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये जो है ये यूएनसीएचई पहली बार कहां पर हुआ था? ये स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहां है? स्वीडन के अंदर। स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हुआ था ये 1972 के अंदर। मैं बार बार बता रहा हूं एक बात कि यहीं पर आके जो है दुनिया की थोड़ी आंख खुली कि क्लाइमेट कितना बड़ा मुद्दा है और एनवायरनमेंट क्या चीज है, इसको सेव करना कितना सही है और कितना जरूरी है। और इस टाइम पर जो है भारत की प्रधानमंत्री ने आते ही 1972 के अंदर इसके बाद जो है मोस्टली देशों के हेड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो मुखिया थे कई देशों के, उन्होंने इसमें भाग लिया था और उन्होंने ये प्लेस लिया कि अपने लेवल पे अभी से हम लोग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का, एनवायरनमेंट संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण का काम शुरू कर देंगे। और इसीलिए 1972 में अपना वाइल्ड लाइफ एक्ट आ गया था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो गया था टाइगर कंजर्वेशन के लिए। तो ये चीजें वर्ल्ड जो है धीरे धीरे सीख रहा था। तो यूएनसीएचई 1972 में हुआ, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हुआ था ये। और उसके बाद 1974 से जो है एनवायरनमेंट डे बनाना शुरू कर दिया। ये तो थी एक बात। अब इसकी थीम क्या थी इस बार के लिए? अब थीम हम लोगों को पता है थीम क्या थी 2020 के लिए। 2020 की जो थीम थी 2020 थीम, 2020 की थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। इतनी नहीं थी थीम, और भी थी आगे। सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इतना तो ध्यान रखना है, लेकिन आगे वाली चीज अगर चेंज कर देगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आगे क्या लिखा है? ए कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। ए कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट भी है एंड एग्जिस्टेंशियल। तो वेरी गुड थीम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी प्यारी थीम बनाई है कि सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, ए कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। अभी की अभी सोचना पड़ेगा, बहुत जरूरी है मामला। तो ये थीम रही है आपकी 2020 के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया। अच्छा, ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट है होस्ट कंट्री। क्या होता है इसमें? होस्ट कंट्री होता है हर साल। तो होस्ट कंट्री जो है 2020 के लिए कौन था? 2020 के लिए होस्ट कंट्री कोलंबिया विद जर्मनी। कोलंबिया इन एसोसिएशन विद या विद जर्मनी, जर्मनी के साथ मिलकर कोलंबिया। ठीक है, ये जो है क्या था इस बार का? होस्ट कंट्री था, राइट। ये बात ध्यान रखनी। इसके अलावा और क्या है इसमें? इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया का। इंडिया ने एक एडिशनल थीम लिया। इंडिया का एडिशनल थीम क्या था इस बार का? इंडिया का एडिशनल थीम था इस बार का नगर वन। नगर वन पता है क्या होता है? नगर वन माने अर्बन फॉरेस्ट, यानी अर्बन फॉरेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। ये इंडिया का एडिशनल जो है थीम था 2020 का। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या बात है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस साल के लिए है मियावाकी मेथड। ये आपसे पूछा जा सकता है, मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड क्या है? मियावाकी जो है वो है, मियावाकी कौन है? मियावाकी एक जापानी बोटनिस्ट है, अकीना मियावाकी। अकीना मियावाकी जो है एक जापानीज बोटनिस्ट है जिनके नाम से मेथड है। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है? इस मेथड में उसने बताया हुआ है अगर उसको फॉलो करते हैं तो इसके द्वारा जो मेथड दिया गया है अगर उसको फॉलो किया जाता है मियावाकी मेथड को, तो जो आप फॉरेस्ट लगाओगे, जो ट्री लगाओगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉरेस्ट जो है 10 टाइम फास्टर ग्रो करेगा। ग्रोथ कितनी होगी? 10 टाइम फास्टर।
एंड 30 टाइम डेंसर, डेंसिटी जो होगी फॉरेस्ट की वो 30 टाइम्स ज्यादा होगी। इसलिए मियावाकी जो है मेथड आपसे पूछा जा सकता है, वेरी मच इन न्यूज। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो ये फॉरेस्टेशन एफोरेस्टेशन से संबंधित है। ठीक है, मियावाकी मेथड ऑफ एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन समझते हो ना, डिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन समझते होंगे। एफोरेस्टेशन क्या होता है, जंगल लगाना, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, दैट इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन, और डिफोरेस्टेशन काटना, राइट। तो मियावाकी मेथड जो है इससे संबंधित है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए एनवायरनमेंट डे के बारे में। ठीक है, तो 5 जून को एनवायरनमेंट डे, 5 जून, करेक्ट। तो ये हो गया आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वंदे मातरम, वंदे भारत या वंदे भारत मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो एक मिशन था वंदे भारत मिशन, और एक मिशन था आपका जिसके तहत बाय सी, समुद्री रास्ते से समुद्री जहाज, जलाश्व और मगर के द्वारा जो है लोगों को लाया गया। तो एक तो वो था, और दूसरा क्या था, जो बाय एयर लाया गया। बाय एयर लाया गया, तो बाय एयर जिन लोगों को लेके आए थे हम लोग, उनको लाने के बाद अब रोजगार चला गया उनको, तो यहां पर रोजगार देने के लिए एक स्कीम चलाई, एक अभियान चलाया। उसके बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा अभियान था, उसको बताना है। बताइएगा कौन सा है। बाय एयर जिनको लाया गया था उनके लिए क्या है, स्वदेश अभियान। तो कौन सा अभियान है, स्वदेश। स्वदेश क्या है, एस से है स्किल्ड, डब्ल्यू से है वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स, ए से है अराइवल, डी से है डेटाबेस, और ई से है फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। क्या है, फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, मतलब क्या है हम बताते हैं अभी। क्या है कि एक डेटाबेस तैयार करने के लिए जो भी लोग भारत में आए हैं दूसरे देश से कोविड-19 के चलते, तो उनके लिए जो वंदे भारत अभियान था आपका, उसके तहत जिनको लाया गया था, उनका देश में लौटने के बाद कुछ तो रोजगार का प्रबंध करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरेंगे। तो इसके लिए स्वदेश अभियान चलाया गया। और स्वदेश अभियान जो है इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, बट इससे आपको समझ तो आया होगा। बट डेटाबेस क्या, इन लोगों को एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा, जैसे रेलवे ने भरवाया, HSC ने भरवाया, उसी तरह से इनसे भी भरवाया जाएगा। उसमें मांगेंगे जॉब टाइटल क्या था, नाम बताओ, पता बताओ, बाप का नाम बताओ, फोटो लगाओ, सब करवाएंगे, सारा नाटक होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस बताओ, कौन सी कंपनी में काम किया, कितने वर्ष काम किया, ये तमाम चीज़ें मांगेंगे। उसके बाद बोलेंगे अभी तुम्हारी नौकरी को तलाश करते हैं। तो जैसे रेलवे और SSC के पेपर करवाए हैं उसी प्रकार से उनकी नौकरी लगने वाली है। लेकिन नौटंकी पूरी है, स्वदेश अभियान, ये ध्यान रखना है, राइट। तो स्वदेश अभियान समझ आ गया, वो किस चीज से संबंधित है, तो वंदे भारत अभियान के तहत, जो वंदे भारत मिशन के तहत जो भारत लौटे थे उनसे संबंधित है, ये बात ध्यान रखना है। उनके लिए थी स्वदेश अभियान। क्या करना है इसमें, एक पोर्टल पे डेटाबेस तैयार करना है, जो भी वर्कर है उनकी स्किल्स क्या है, उनके पास क्या हुनर है, उसका जो है एक तरह से पता करना, उसका डेटाबेस तैयार करना, उसके आधार फिर आगे फिर नौकरी की तलाश। ठीक है, तो ये तमाम चीजें एक डेटाबेस तैयार करने के लिए इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी सूची में भारत का कौन एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है। किसकी सूची है, फोर्ब्स द्वारा जारी है, कौन सी हाईएस्ट पेड जो 100 सेलिब्रिटी सूची है, इसमें भारत का एकमात्र सेलिब्रिटी कौन शामिल है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान, अच्छे से पता है तुम लोगों को, ऐसी बातें बड़ी अच्छे से पता ही होती है जरूर। कौन है, तो सबसे टॉप पे कौन है 100 में फोर्ब्स द्वारा सूची में, तो वो तो है रियलिटी टीवी शो के केली जेनर फ्रॉम यूएसए। केली जेनर फ्रॉम यूएसए 59 करोड़ डॉलर जो है, विद द इनकम ऑफ 59 करोड़ डॉलर, ये टॉप पे है केली जेनर फ्रॉम यूएसए। आप पूछ रहा है कि आपके इंडिया से कौन है, इंडिया से कौन है, अक्षय कुमार।
अक्षय कुमार है इंडिया से, जो कि कौन से स्थान पे है, जो कि आपके 52वें स्थान पर है। विद 52वें स्थान पर कौन है, अक्षय कुमार 52nd। फर्स्ट पे कैली जेनर, अक्षय कुमार 52वें स्थान पे 4.85 करोड़ डॉलर के साथ, ठीक है, 85 करोड़ डॉलर के साथ। और कैली जेनर 59 करोड़ डॉलर के साथ टॉप पे है। अक्षय कुमार जो इसमें 52वें स्थान पर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एकमात्र 100 में जो है एकमात्र भारत का अक्षय कुमार ही है, ये आपको आइडिया रखना है, ठीक है। तो ये कुछ एक बात थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। क्या है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर? EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? कौन व्यक्ति है? जो देसिमोन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुकेश अंबानी, किरण मजूमदार शाह। कौन किया गया है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से? इस साल के लिए मुझे लग रहा है जिस बंदे को ये दिया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको कई चीजें हो गई है उसके साथ। क्या क्या हो गई है उसके साथ? उसको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में अच्छे संबंध, ट्रेड रिलेशन अच्छे, एजुकेशनल रिलेशन अच्छे करने के लिए। और जो है फोर्ब्स द्वारा जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी, उसमें भी उसका नाम है। तो आपको पता है इंडिया की 3 महिलाएं कौन कौन सी थी, उसमें नाम है इनका। तो कई चीजें एसोसिएटेड है, तो इसके लिए जो है इस बार इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो। और विश्व की दूसरी महिला है ये। इसके अलावा जो है विश्व की पहली महिला जो थी जिसको ये EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड मिला हुआ है, वो है ओलिविया लम। ओलिविया लम जो है, इसके अलावा सिंगापुर की एक कंपनी है जिसका नाम है हाईफ्लक्स लिमिटेड, सिंगापुर बेस्ड कंपनी। ये वर्ल्ड की पहली महिला है जिसको ये अवार्ड मिला था, सिंगापुर, ठीक है। इसको ये अवार्ड मिला था ओलिविया लम के द्वारा, जो है ये 2011 के अंदर ओलिविया लम को मिला था, जो कि विश्व की पहली महिला थी। और उसके बाद ये दूसरी महिला है जिसको ये अवार्ड मिला, वो है किरण मजूमदार शाह। डी करेक्ट आंसर है। किरण मजूमदार शाह कौन है? बायोकॉन की संस्थापक है। बायोकॉन फाउंडर 1978 के अंदर। हेडक्वार्टर, बायोकॉन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बायोकॉन भी इंपॉर्टेंट है इस बार, और किरण मजूमदार शाह भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर है, हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलोर। तो बेंगलोर के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। 1918 में फाउंड हुआ, ये कंपनी बनी है, संस्थापना हुई है। बायोकॉन जो है आपकी ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है ये आपकी बायोकॉन। इसको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है किरण मजूमदार शाह को इस बार। इसके अलावा जो किरण मजूमदार को और क्या है, फोर्ब्स की 100 महिलाओं की, सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, जिसमें जर्मन चांसलर जो है आपकी सबसे टॉप में रही है। इसके अलावा 3 महिलाएं इंडिया की भी है, उनमें किरण मजूमदार शाह का नाम है, 65th जो है रैंक मिली है। इसके अलावा जो है फोर्ब्स में हो गया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो EY किरण मजूमदार शाह, क्लियर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया है? फसाई ने या फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया? ये बात आपसे पूछी गई है, तो बताना आपको। मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब होगी थी? इसकी स्थापना होगी थी 2011 के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो वो है अरुण सिंघल जो है वो इसके अध्यक्ष है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। स्थापना अगस्त 2011 में हो गई थी फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। उसी दिन ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे आपके कि कौन सा राज्य जो है टॉप में है। तो इसमें 3 प्रकार से आंकड़ों को डिवाइड किया गया था। 3 प्रकार से कैसे डिवाइड किया गया था? एक था जो बड़े राज्यों में, फिर था जो छोटे राज्यों में कौन टॉप पे है,
फिर केंद्र शासित प्रदेशों में कौन टॉप पे है? अगर बड़े राज्यों में बात करें तो गुजरात। बड़े राज्यों में कौन है टॉप पे? बड़े राज्यों में गुजरात है, गुजरात बड़े राज्यों में। देन तमिलनाडु है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। अगर बात करें छोटे राज्यों की तो छोटे राज्यों में कौन है? छोटे राज्यों में आपका टॉप पे गोवा, और गोवा के बाद मणिपुर है। छोटे राज्यों में गोवा के बाद कौन है? मणिपुर। और उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली है। सबसे पहले नंबर पे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, और उसके बाद में दिल्ली जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में इनका स्थान टॉप में रहा है। बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़। 3 बात याद रख लेना, भविष्य में सुधार होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। गुजरात, गोवा और चंडीगढ़। गुजरात में क्या बड़े राज्यों में टॉप किया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, गोवा ने छोटे में, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है। क्लियर है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, उस दिन ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अरुण सिंघल जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। इसके अलावा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना 2011 में। अब ऑप्शन बता दो कौन सा लगा दूं इसका सही। किस राज्य को प्रथम स्थान दिया है? क्या आंसर होगा? ABCD। करेक्ट आंसर इज बी, यानी गुजरात। क्लियर है। तो ये आज के कुछ एक क्वेश्चन थे हमारे, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। इसमें से कई चीजें और निकलेगी। जो आप लोग की पॉइंट्स बना रहा है वो बच्चा इसमें से देख के बहुत सारी चीजों को और निकालेगा, और वही जो है मैं कह रहा हूं कि वही जो है एक तरह से रामबाण भी है, और वही एक तरह से जो है उसकी सक्सेस की सीढ़ी है जिसको वो लगातार चढ़ेगा। तो ये की पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, इनको यूं ही करते रहिएगा। और क्लासेस पिछली जो अभी भी नहीं देख पाया है वो देख ले, ताकि बाद में दिक्कतें ना आए। इसी के साथ जो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखिए और पढ़ते रहिए लगातार, अच्छी कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।